अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है जावेद अली। राज्यसभा के एमपी है और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर है। पार्लियामेंट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जगह है, वहां कानून साजी का काम होता है। जो मेंबरान पार्लियामेंट होते हैं वो पूरे भारत के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। उनकी जिम्मेदारी है आवाम के हुकूक के लिए आवाम के काम आने वाला कानून बनाना। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस का फायदा बीजेपी सरकार ने इस तरह उठाया कि डेमोक्रेसी और जमहूरियत की धज्जियां उड़ गई है। पार्लियामेंट में कानून बनने का मतलब होता है कि तमाम मेंबरान उसमें बहस करें, हिस्सा लें और फिर अक्सरियत राय से कोई बिल पास हो। लेकिन इस मर्तबा तो सरकार ने 15 बिलों को इस तरह पास कर दिया कि न उस पर कोई चर्चा हुई, ना कोई बहस हुई, ना कोई वोटिंग हुई। और इत्तेफाक है कि उस दौरान अपोजिशन ने वॉकआउट किया था, बाइकाट किया था संसद का कि सरकार हमारी बात को संजीदगी से लेगी, तो उसने इसका और बुरी तरह फायदा उठाया और धड़ाधड़ 15 बिल पास हो गए। 1 अक्टूबर तक लोकसभा का ये सेशन चलना था, मानसून सेशन, लेकिन इन्होंने क्या बोलते हैं कि 23 सितंबर को राज्यसभा का और 24 को लोकसभा का मुकम्मल हो गया है। और 25 बिल पास हुए हैं दोनों सदन से, जिसमें से 15 बिल इस तरह पास हुए कि उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और उस दौरान अपोजिशन का कोई भी मेंबर नहीं था। तो हमारे साथ है जावेद अली साहब, उनसे इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे कि पार्लियामेंट में ये सब क्यों हो रहा है। जावेद अली साहब, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम। शुक्रिया। राज्यसभा में जो बिल पास होता जी, है कोई भी, तो उसका क्या तरीका होता है, क्या उसूल होता है? राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जी वहां डेमोक्रेसी के अंदर ये उम्मीद की जाती है कि बिल पेश होने के बाद उस पर पूरी तफसील के साथ बहस हो और जो बातें बिल के अंदर नहीं है या कुछ कमी पाई गई है, कुछ खामी नजर में आती है, तो सरकार अपना बड़ा दिल दिखाते हुए वो तरमीमात करे बिलों के अंदर। और फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि एक राय से हो, अगर इख्तलाफ ज्यादा है तो फिर बहुमत से या अक्सरियत से बिलों को पास किया जाता है। उससे पहले एक और तरीका अपनाया जाता है कि जितने भी बिल पार्लियामेंट में आए, क्योंकि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि उन बिलों पर लंबी बहस से बचने के लिए हाउस के अंदर पहले एक छोटी कमेटी में, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है या सिलेक्ट कमेटी होती है या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसके अंदर उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि वो बिल कानून के नजरिए से ठीक है कि नहीं है, हमारे संविधान के दृष्टिकोण में वो बिल फिट बैठता है या नहीं बैठता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उस बिल पर, जिन लोगों पर असर पड़ने वाला है बिल पास होने के बाद, उनकी क्या राय है, उनका क्या नजरिया है, वो काम स्टैंडिंग कमेटी में या सिलेक्ट कमेटी में होता है। तो उम्मीद ये की जाती है और अक्सर ऐसा होता भी रहा है पहले कि जो महत्वपूर्ण बिल होते हैं, जिनका बहुत व्यापक असर पूरे समाज में पड़ने वाला होता है या किसी तबके पर पड़ने वाला होता है, तो उनको स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी में पास करने के बाद, उस पर सहमति बनाने के बाद हाउस के अंदर लाया जाता है। छोटी मोटी अगर कोई खामियां रह जाती हैं तो वो तरमीमात या अमेंडमेंट्स उसमें हाउस में किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी है हमारे मुल्क के अंदर, ज्यादातर कोशिश इनकी ये रही है कि बहुत बहुत अहम बिल और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वाले बिलों को भी इन्होंने सिलेक्ट कमेटी को या स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा और सीधे हाउस में लाए, बहुमत के दम पर इन्होंने बिल पास करवाए हैं। तो ये तरीका होता है बिल पास करने का, जो इस सरकार ने ज्यादातर मामलों में जिस पर अमल नहीं किया है। मतलब के ये देख रहा हूँ कि जितने अहम बिल थे या जिस पर तनाजो था, बाहर भी एहतजाज हो रहा था, इसको लोगों ने बगैर स्टैंडिंग कमेटी में, सिलेक्ट कमेटी में भेजे ही पास किया है। अभी पिछले दिनों या इस सेशन में जो कुछ हुआ है कि 25 बिल का, ये जो सारे 25 बिल पास किए गए, तो कोविड पेंडेमिक इशू है, तो क्या जरूरी था इन तमाम बिलों को इसी मरहले में पास करना या आगे भी इनको टाला जा सकता था? कैसे बिल थे ये सब? देखिए, जब कोविड की शुरुआत हुई, पूरी दुनिया के अंदर ये वैश्विक महामारी आई, तो उस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ लीडरान ने
अपनी अपनी बात कही और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सीना ठोंक करके कहा कि आपदा में अवसर तलाशने चाहिए। यानी इस आपदा के समय में उन्होंने अवसर तलाशने का आह्वान देश में किया। और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर भी इस आपदा का बहाना बना करके उन्होंने वो कंट्रोवर्शियल बिल जो शायद आम हालात में बहस के बाद पास होते या उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते या बहुत सारी मुख्तलिफ राय आती, उन सबको दरकिनार करते हुए इस आपदा को अवसर के रूप में, एक मौके के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अपना मकसद हल करने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जमहूरियत को भी दरकिनार कर दिया और अपनी मनचाहे तरीके से बिलों को पास किया। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर ये कोई बहुत अच्छा चलन नहीं है। अभी पिछले दिनों, अभी बल्कि जो 15 बिल में 3-4 बिल बहुत अहम है। एक FCRS रिलेटेड है, जो एनजीओस को गैर मुल्की फंड का मसला है, तो वो लेबर कोड का मसला है। तो 3-4 बिल है जो मैं देख रहा हूँ। इन सब बिलों को उन्होंने पास कर दिया, कोई चर्चा नहीं हुई, और इसका डायरेक्ट असर जो है वो आवाम पर पड़ेगा, और खासतौर पे मुसलमान भी इसकी जद में आ रहे हैं, कई बिलों की जद में। तो अब इसका हल क्या निकल सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई रास्ता हो सकता है? देखिए, पार्लियामेंट से पास होने वाले बिलों को सुप्रीम कोर्ट में हमेशा चुनौती देने की गुंजाइश रहती है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत से ऐसे कानून पार्लियामेंट ने पास किए जो सुप्रीम कोर्ट की नजर में या कानून की नजर में ठीक नहीं थे, तो पिछले दिनों में या पिछले सालों में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी किया है। इस सरकार ने ही जो एक बहुत बड़ा बिल जुडिशियल सिस्टम में तरमीम करने के लिए या उसका तरीकाकार बदलने के लिए, कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने के लिए जो एक बिल पास किया था कि जजों की नियुक्ति कैसे हो, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। हालांकि हमारी राय उसमें मुख्तलिफ है, सुप्रीम कोर्ट से हम इत्तेफाक नहीं करते थे, वो हालांकि सर्वसम्मत बिल था, लेकिन कानून की नजर में सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये बिल कानून सम्मत नहीं है, तो उसने रद्द कर दिया था। तो कानून में ये गुंजाइश है कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए बिल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अब मैं सुप्रीम कोर्ट की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। आज जो सुप्रीम कोर्ट का हाल है या ज्यादातर अदालतों का हमारे देश में हाल है, वो भी एक खास रंग में रंगती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए कोई बहुत ज्यादा उम्मीद मैं अभी आज की तारीख में कम से कम नहीं करता। तो ये 15 बिल बगैर बहस के पास हुए, अपोजिशन भी पार्लियामेंट में नहीं थी, तो उसके लिए माना जा रहा है कि अपोजिशन खुद जिम्मेदार है कि इन्होंने ऐवान में इतवार को हंगामा किया, चेयर पर जाकर के माइक को तोड़ा, रूल बुक को फाड़ा, जिसकी वजह से चेयरमैन को एक्शन लेना पड़ा, और उसकी वजह से सारे 8 को उन्होंने मुअत्तल किया, सस्पेंड किया, और फिर सारे ने बायकॉट कर दिया। देखिए, अपोजिशन दूर दूर तक जिम्मेदार नहीं है। अपोजिशन के नाम से ही ये वाज़ेह है कि उसे अपोज करना है, अगर आप कोई गलत बात कर रहे हैं तो। लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर भी डेमोक्रेटिक तौर तरीकों को दरकिनार किया जाएगा और जो परंपरा है पार्लियामेंट की या जो उसके रूल्स में लिखा हुआ है, लगे जैसे कि इंसाफ की देवी आंखों पर पट्टी बांध करके बैठी हुई है और उस पर अमल नहीं किया जाएगा, तो अपोजिशन के लोगों का ये मौलिक अधिकार है कि वो विरोध करें, एहतजाज करें। हुआ यूं था कि जब लोग कह रहे थे अपोजिशन के कि इन बिल्स पर वोटिंग कराई जाए, गिनती कराई जाए, कौन किस तरफ है कम से कम ये पता चल जाएगा, और जिसका बहुमत होगा उसके पक्ष में फैसला हो जाएगा। लेकिन हमारे जो उपसभापति जी हैं राज्यसभा के, उन्होंने उस मांग को, अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जिसके साथ उन्होंने दरकिनार कर दिया अपोजिशन की मांग को। तो कहीं से कहीं तक अपोजिशन की कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं तो चश्मदीद गवाह हूं। मैं उस क्या हुआ क्या था? हंगामा कहां से शुरू हुआ? जो लोग फिर वेल के पास पहुंचे, माइक वैक तोड़ने की बात आई। हंगामा शुरू होने की वजह ये थी, ये नियम है राज्यसभा का
और शायद लोकसभा में भी होगा कि जो समय तय है राज्यसभा की बैठक का, अगर उससे 1 मिनट ज्यादा भी राज्यसभा की बैठक चलेगी तो हाउस में सेंस ऑफ हाउस लिया जाएगा, यानी लोगों की राय पूछी जाएगी कि इस वक्त से आगे बैठक को जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। राज्यसभा के नियमावली में तो लिखा हुआ है कि 6 बजे तक बैठक होगी, लेकिन ये चूंकि विशेष परिस्थितियां थी इसलिए नियम ये बनाया गया था कि 9 बजे से 1 बजे तक बैठक होगी। तो जैसे ही 1 बजा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने खड़े होकर के कहा कि उपसभापति जी, चूंकि 1 बज चुका है, लिहाजा बैठक को बिलों को फाइनलाइज करने तक या बिलों को पूरे तरीके से डिस्पोज ऑफ करने तक समय को बढ़ा दिया जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन जो हमारे माननीय गुलाम नबी आजाद साहब हैं, उन्होंने खड़े होकर के ये कहा कि 1 बज चुका है और इन बिल्स पर अभी बहस लंबी होनी है, लिहाजा अब इस मीटिंग को आज स्थगित किया जाए, कल सुबह हम लोग इन बिलों को फाइनलाइज कर लेंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। इस बात को उन्होंने ये कहा और हाउस का सेंस ले लिया जाए, हाउस की राय ले ली जाए। हाउस की राय जब ली जाती है टाइम बढ़ाने के मामले पर, तो उस पर वोटिंग नहीं होती है। डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप से और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से जो सज्जन चेयर पर होते हैं वो पूछते हैं साहब बढ़ा लिया जाए या ना बढ़ाया जाए। तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि बढ़ा लिया जाए, तो वक्त जो है बढ़ा दिया जाता है। अगर ज्यादा लोग ये कहते हैं कि ना बढ़ाया जाए तो वो अगले दिन के लिए कार्रवाई पोस्टपोन कर दी जाती है। लेकिन हमारे उपसभापति जी ने ये राय लेना मुनासिब नहीं समझा। उन्हें चूंकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से आदेश मिल चुका था कि नहीं, इसे अंत तक आज इसे पूरा करना है, तो उन्होंने विपक्ष की बात को, जो स्थापित परंपरा है हाउस का सेंस लेने की, उसको नजरअंदाज करते हुए कार्रवाई अपनी आगे जारी रखी। इस पर अपोजिशन के लोगों ने एहतजाज किया और शोर किया कि साहब आपने हाउस का सेंस क्यों नहीं लिया। इस बात को वो मुस्तकिल अनसुनी करते रहे और इसी बीच में उन्होंने उन बिल्स को वोटिंग के लिए लाना शुरू कर दिया। तो हमने कहा जब हाउस के अंदर, वेल के अंदर लोग खड़े हुए हैं तो वोटिंग नहीं हो सकती, पास नहीं हो सकते, तो जो साथियों ने अपने अमेंडमेंट दिए थे उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए कहा था या उसके अंदर जो तरमीमात की थी, उनमें से ज्यादातर साथी अपनी सीटों से मांग कर रहे थे कि साहब हम इस पर वोटिंग चाहते हैं, ये अमेंडमेंट ऐसे नहीं हो सकता, इस पर वोटिंग करवाई जाए। लेकिन उपसभापति जी ने किसी की बात को भी नहीं सुना, उधर को देखने तक की भी उन्होंने जहमत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो लगातार यस नो यस इज हैवी, तो बिल इज एडॉप्टेड, अमेंडमेंट इज एडॉप्टेड, यही अपना जो एक चलन है वो करते रहे। और हाँ, ये हुआ था दरअसल वहां, ये मैं वहां की चश्मदीद बिल्कुल। उसके बाद फिर लोग वहां पर पहुंचे और वो हंगामा हुआ। अच्छा जावेद अली साहब, ये जानना चाहेंगे कि क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कांग्रेस हुकूमत में कभी कि किसी बिल को बगैर वोटिंग कराए हुए और अहम बिल हो पास कर दिया गया हो? खुद इसी सरकार में भी हमने देखा कई अहम बिल थे लेकिन बाज़ाब्ता उस पर वोटिंग हुई, तो इस बिल में ऐसा क्यों हुआ, या पहले कभी कोई मिसाल है? देखिए, पहले भी ऐसी मिसालें हैं कि सदन के अंदर हंगामा हुआ है और पहले भी ऐसी मिसालें हैं कि शोर शराबे में बिल पास हुए हैं। और माफ करना, आज के माहौल में आप अगर मेरी बात को अन्यथा न लें कि आज जितने भी गलत काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उन सब की मिसालें कांग्रेस की हुकूमत के दौरान मौजूद हैं। तो उन्हें एक बहाना और बढ़ चढ़ करके बोलने का मिल जाता है कि आज हम ऐसा कर रहे हैं लेकिन आपने फला वक्त में इस तरीके से किया था। हम जैसे लोग जो बीच के लोग हैं, जो न पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी के साथ होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो ऐसे मामलों में हम लोगों की बड़ी परेशानी हो जाती है कि हम लोग इस तरीके के जवाब नहीं दे पाते। वो गुनाह सब कांग्रेस पहले कर चुकी है जिन्हें आज बीजेपी सीना ठोंक करके पूरी बेशर्मी के साथ, निर्लज्जता के साथ करती है।
तो ऐसा मतलब पहले भी हो चुका है। मतलब वो मिसाल के तौर पर पेश भी कर देते कि कांग्रेस से सारा काम कर चुकी है, उसी को हम कर रहे हैं। हाँ, वो ये कहते हैं, इस मामले में वो कांग्रेस के वारिस बनते हैं और बड़ा शिद्दत के साथ उन गलत कामों को जो कांग्रेस ने कभी अपने वक्त में किए थे उसको आदर्श मान करके आगे बढ़ाते हैं। तो जावेद अली खान साहब, आपने सारी चीजें तफसील से बताई है, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट में बहुत बेबाकी के साथ बोलते हैं, सारे मुद्दों को उठाते हैं। पार्लियामेंट की जो मौजूदा कार्रवाई हुई है इस सेशन में, या पिछले दिनों भी कुछ तरीके से हुई है, जो डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, अवाम में भी बेचैनी है, तो इन सब का भारत के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस ये तासुर समझा जाए कब सरकार बिल्कुल मनमानी करेगी, जैसे मर्जी होगा वैसे चलाएगी, अपोजिशन की कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं रह गई है, बराए नाम है? देखिए, इस मामले में मैं बड़ा बेबाकी से अपनी बात रखना चाहता हूं। एक बात तो ये कि मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं मानता। दूसरी बात ये कि मैं इसके लिए अपोजिशन को भी दोषी नहीं मानता। आज नहीं तो कल जब हमारे मुल्क के अवाम अपने सीने पर हाथ रख करके, दिल पर हाथ रख करके सोचेंगे तो वो इस नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे कि वो ही इसके लिए दोषी है। जब आपने विपक्ष को सीटें नहीं दी, विपक्ष को ताकत नहीं दी, विपक्ष की हैसियत आपने मिट्टी में मिला दी, और आज आप जब संकट की घड़ी आती है तो विपक्ष को कोसने लगते हैं, विपक्ष नाकारा हो गया है, विपक्ष कुछ करता नहीं। कांग्रेस को 44 सीटें देंगे, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें देंगे, आरजेडी को 1 भी सीट नहीं देंगे, और उसके बाद कहेंगे कि साहब आप कुछ करते क्यों नहीं। डेमोक्रेसी के अंदर जनता की ताकत से ही राजनीतिक शक्तियां काम को आगे बढ़ाती हैं। अगर राजनीतिक शक्तियों की ताकत किसी ने कम की है, उनकी हैसियत किसी ने कम की है, तो वो अवाम ने की है। लिहाजा अवाम को एक ना एक दिन इस नतीजे पर जरूर पहुंचना होगा कि विपक्ष तो जितना गलत था या जितनी गलती थी वो तो अपनी जगह है, लेकिन उनकी गलती भी कुछ कम नहीं है। मैं तो इस तरीके से विपक्ष की एक कमजोरी या एक कमी यह भी है कि नंबर्स बहुत कम है, जो होना चाहिए वो नहीं है लोकसभा में। विपक्ष अपने आप नहीं बनाता है तबरेज साहब, नंबर विपक्ष के जनता ही बनाती है। जब आप सारे नंबर बीजेपी को दे देंगे ये देखने तो नंबर लाएगा। जब यूपीए की हुकूमत थी, आप लोग भी इक़्तिदार में थे, बाहर से कभी अंदर से रहे कभी बाहर से रहे, तो अपोजिशन जब बीजेपी थी तो बहुत ताकत के साथ वो एहतजाज करती थी, संसद में भी और संसद के बाहर सड़कों पर भी। संसद में मान लिया विपक्ष की कमजोरी है, कमी है, नंबर्स नहीं है उनके पास, लेकिन सड़क पर तो आप लोग कर सकते हैं। सड़क पर भी अपोजिशन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ ट्विटर पर लगी रहती है, यूट्यूब पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको ना तो कोई टीवी चैनल चलाता है ना कुछ होता है, सड़कों पर कोई वजूद नहीं दिख रहा है। देखिए, दिखेगा जब लोग दिखाएंगे। मैं कांग्रेस के लिए तो कोई बात नहीं कहना चाहता इस मामले में, लेकिन जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, मेरी पार्टी लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, या जब से इसने बिल्कुल बेशर्मी लाद करके अलोकतांत्रिक काम करने शुरू किए हैं, हमारी पार्टी लगातार उसके खिलाफ आवाज उठाती है। अभी ये किसानों के बिल पर भी 20 तारीख को संसद के अंदर ये हंगामा हुआ, और 21 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के कारकुनान सड़कों पर थे, तहसीलों में प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों के जो स्वस्फूर्त आंदोलन हैं, जो अपने आप जगह जगह चल रहे हैं, हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ उसके साथ खड़ी है। पीछे जो ऐसे आंदोलन हुए हैं, चाहे एनआरसी और सीए के सवाल पर हुआ हो, हमारी पार्टी ने हर जगह, हर कस्बे में, हर शहर में जहां भी आंदोलन हुए, औरतों के हुए तो या आम जनता के हुए तो, हमारी पार्टी के सब कार्यकर्ता उनके साथ रहे। रहा ट्विटर का सवाल, तो आज हम और आप भी जूम पर बैठे हुए हैं, तो लोग बदलते वक्त में, बदलती टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ेगा, लोग ट्विटर पर भी होंगे, जूम पर भी होंगे, स्काइप पर भी होंगे, गूगल मीट पर भी होंगे, और मीडिया पर भी होंगे। और अगर मीडिया बेशर्मी लाद लेगा
तो फिर सोशल मीडिया पर भी होंगे। आज मैं समझता हूं कि मीडिया अगर नहीं दिखा रहा है तो सोशल मीडिया बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस काम को पूरा कर रहा है। कुछ नकारात्मक पहलू सोशल मीडिया के साथ जरूर हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जो राजनीतिक सवालों पर, लोकतंत्र के सवालों पर, देश के भविष्य के सवालों पर सोशल मीडिया में आवाज बुलंद करती है। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, आने वाले दिन अच्छे होंगे। और अब मुझे यकीन हो रहा है कि जो नारा मोदी जी ने 1914 में दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आज मैं कह सकता हूं कि जरूर अच्छे दिन आने के आसार लग रहे हैं और अच्छे दिन आएंगे। बहुत शुक्रिया जावेद अली खान साहब। तो आप थे जावेद अली खान साहब, राज्यसभा के एमपी हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और राज्यसभा में बहुत बेबाकी के साथ बोलते हैं। आपकी जो स्पीच है यूट्यूब, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा वायरल होती है, करोड़ों लोग उसे सुनते हैं। खासतौर से जब तलाक बिल पर बहस हो रही थी या सीए वगैरह का मामला जब सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा में था, तो जावेद अली खान साहब की जो स्पीच है बहुत बेबाकाना अंदाज में थी और बहुत वायरल हुई थी, करोड़ों लोगों ने उसे सुना था। आज आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, बहुत मालूमाती गुफ्तगू आपकी रही और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आपकी इस इंटरव्यू से बहुत कुछ फायदा पहुंचेगा। आखिर में आपने सोशल मीडिया का तबसरा किया था, यह सरकार डिजिटल मीडिया को भी बैन करना चाहती है, महदूद करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था सुदर्शन चैनल के लिए गाइडलाइन जारी करने का, बैन करने का। इन्होंने डिजिटल मीडिया पर बात को अटका दी है और वजह यह है कि पिछले 2 मामलों में इनको रुसवाई हुई है। एक मन की बात को डिसलाइक मिले बहुत ज्यादा और दूसरा उनके जन्मदिन पर वो बेरोजगारी दिवस वो ट्रेंड करने लगा कई दिनों तक। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया जावेद, कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। अब आपने सुदर्शन टीवी का जिक्र कर दिया। संभल जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है जी, संभल में इस सुदर्शन टीवी ने एक बार मुहिम चलाई थी, आह्वान किया था लोगों से संभल चलो। मैं जब नया नया संसद में आया था, मुझे 1.5 साल ही हुआ था, 1916 का ये 2016 का ये वाकया है। मैं 2014 में नवंबर में आया था, तो मुझे करीब 1.5 साल हुआ था। मैंने राज्यसभा में उस मुद्दे को उठाया था कि सुदर्शन टीवी संभल के लोगों को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांट करके वहां नफरत के बीज बो रहा है और वहां की ऐतिहासिक जामा मस्जिद पर तरह तरह कर उसके बारे में अपमानजनक बातें कर रहा है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। अब उस वक्त राज्यसभा का जो कंपोजिशन था वो थोड़ा दूसरे किस्म का था और डिप्टी चेयरमैन भी कुरियन साहब थे, जो बहुत ही अनुभवी और समझदार किस्म के टाइम आप लोगों को भरपूर मिलता था इनसे पहले, अब वालों से पहले। और इत्तेफाक से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब। जब मैंने उस सवाल को उठाया तो कुरियन साहब ने सरकार को डायरेक्शन दी कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप किया जाए और मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने खड़े होकर के उनकी डायरेक्शन को स्वीकार करते हुए कहा कि आज ही हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। तो ये संभल जाने से पहले ही, लखनऊ से संभल आ रहे थे हजरत जो सुदर्शन टीवी के मालिक हैं, उन्हें लखनऊ में ही उस रात गिरफ्तार कर लिया गया था जब यहाँ कुछ गतिविधि हुई होगी राज्यसभा में आश्वासन देने के बाद। और ये 2 दिन कस्टडी में रहने के बाद तीसरे दिन बाप की बीमारी के बहाना लेकर के जमानत पा करके दिल्ली तशरीफ लाए थे। तो ये बस मैं आपको बताना चाहता था कि इन्हें एक बार जेल भिजवाने में मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर चुका हूँ। बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी खबर है और बड़ी न्यूज है हमारे दर्शकों के लिए कि जावेद अली खान साहब सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक और एडिटर इन चीफ सुरेश चौहानके को जेल भिजवा चुके हैं, वो जेल जा चुके हैं और उम्मीद है कि दोबारा हाईकोर्ट भी सख्त है। अभी और एक मामला चल रहा है पेंडिंग में, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और नफरत फैलाने वालों को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मरकज है, यही इसकी पहचान और शनाख्त है। तो बहुत शुक्रिया जावेद अली खान साहब, आपने अपना वक्त दिया, हमारे साथ गुफ्तगू की और मिल्लत टाइम्स पर आपका ये इंटरव्यू आया। मेरी शुभकामनाएं हैं मिल्लत टाइम्स के साथ। ऐसे निष्पक्ष और ईमानदाराना पत्रकारिता करने वाले पोर्टल और चैनल्स आगे बढ़ें, यही मेरी अल्लाह ताला से दुआ है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।